गुड मॉर्निंग। सबसे पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है, एक है स्थानीयकरण क्या है और एक अपोजिट क्वेश्चन आता है विस्तारीकरण क्या है। और दो में क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड होते हैं, तो आपको दोनों को जानना होगा। सबसे पहले जानना होगा कि स्थानीयकरण क्या है। तो सोवियत संघ में एक राष्ट्रपति हुए थे जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन। उनके कालखंड में जो घटनाएं घटी को स्टालीकरण या स्टालिनवाद। और इसमें क्या था कि बहुत सारी चीजें जो थी वो ज्यादा ही क्या बोलते हैं रूड रूड बिहेवियर था, मतलब तानाशाही ज्यादा था। तो जैसे सबसे पहले यह कि स्टालिन कब प्रेसिडेंट बना, तो 1928 में स्टालिन प्रेसिडेंट बनता है। और 17 से 24 तक थे लेनिन, और 24 हाँ स्टालिन ही हैं जो कि 28 से 53 तक रहे। ठीक है, तो मतलब इनकी मृत्यु तक इनका जो थे तब तक रहे, 28 से लेके मृत्यु तक। आप कुछ लोग इसको 24 से 53 काउंट करते हैं। ठीक है, तो बीच में जो लोग आए वो काफी शॉर्ट पीरियड के थे और इनके ही अंडर में काम करते थे। तो स्टालिन वादी व्यवस्था का अर्थ क्या है, पहले उसका पॉइंट आपको लिखना होगा कि स्टालिन वादी व्यवस्था कहते क्या है। तो स्टालिन वादी व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट था केंद्रीकृत व्यवस्था। क्या था? केंद्रीकृत व्यवस्था, यानी कि और केंद्रीकरण मतलब अत्याधिक, सब कुछ सेंट्रलाइज था। यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं एक दलीय तानाशाही। ठीक है, ये राज्य में नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, कंप्लीट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ठीक है, और चौथा था सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे प्रशासन जो था वो दमनकारी प्रशासन। दमनकारी समझते हैं ना, दमन करना। यानी कि मान चलो कि हम टास्क दिए कि रोशन को माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करके आना है और यहाँ बताना है। अगर ये नहीं बताया तो इतनी दमनकारी थी कि उसको सीधे भेजा जाता था द ग्रेट पर्ज में। द ग्रेट पर्ज, द ग्रेट पर्ज क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बस आप यही समझ लो कि इसे शुद्धिकरण का प्रक्रिया माना गया। यहाँ जो लोग है वापस नहीं आए, लाखों लोग मारे। मतलब अगर वो टास्क दे दिया कि दिन भर में एक मजदूर को इतना काम करना है तो वो करना ही है। कोई एक्सक्यूज नहीं, सर याद नहीं हुआ, नहीं पढ़ के आए, नहीं समझ में आया, कुछ नहीं। टास्क दे दिया गया मतलब टास्क दे दिया है। और नहीं आया तो सीधे जाइए द ग्रेट पर्ज जिसको बोला गया। इसको टेरर अटैक भी बोला गया बाद। तो आप लोग अगर होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आते हैं तो आप लोग को स्टालिन से टीचर रहना चाहिए था आप लोग पास। सीधे भेज देता द ग्रेट पर्ज। उसके बाद समझ में आता कि याद नहीं करने का पनिशमेंट क्या होता है। तो खैर, इसकी राजनीतिक विशेषताएं क्या थी, तो यहाँ पे एक दलीय शासन था। एक दलीय मतलब कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता का अधिकार मिला और विपक्षी दलों से कंप्लीट बैन कर दिया गया उसी टाइम से। लेनिन ने काम नहीं किया था, लेनिन सिर्फ रिपब्लिक को ऐड किया था। लेकिन लेनिन के बाद जब स्टालिन आया तो ये बोला कि यहाँ पे सिंगल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी होगी। ठीक है, कोई भी अग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, यानी कि सभी विपक्षी पार्टियों को प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया। क्लियर है? दूसरा था तानाशाही शासन, यानी कि यहाँ पे फोकस किया गया कल्ट ऑफ पर्सनालिटी की। यानी कल्ट ऑफ पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व पूजा। स्टालिन ही भगवान है, जो स्टालिन बोलेगा वही होगा। कोई गवर्नेंस नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई मिनिस्टर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी की पूजा होगी, व्यक्तित्व की पूजा होगी। और वो किसकी होगी? स्टालिन। स्टालिन यानी कि स्टालिन खुद को वहां पे गॉड प्रूव कर रहा। तीसरा है दमन और आंतन, जो भी मैं बता रहा था। तो दमन और आंतन में क्या था, उसने एक गुप्त पुलिस का प्रयोग किया, स्पाई पुलिस का, जिसका नाम एनकेवीडी था। एमसीक्यू में पूछेगा कि स्टालिन की गुप्त पुलिस का काम क्या नाम था, एनकेवीडी। और इससे क्या होता था कि राजनीतिक विरोधी, यानी कि कोई बोल दिया
कि स्टालिन चोर है, ऐसा अभी बोलता है ना भारत सरकार को या झारखंड सरकार को किसी नेता को कि वो चोर है। अगर कोई बोल दिया कि वो चोर है, अगल बगल में ग्रुप पुलिस उसको इन्फॉर्म कर देते और सीधे उठा के उसको भेज देते यहाँ द ग्रेट पर्ज। तो ग्रेट पर्ज 1936 से लेकर 1938 तक जो था, ये बहुत ही डेंजर था। इसको श्रम शिविर कहा गया। और यहाँ पे राजनीतिक विरोधियों को, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी होते थे उनको, या सैन्य अधिकारियों के दमन के लिए भेजा जाता था। तो द ग्रेट पर्ज होता क्या है? तो पर्ज का अर्थ होता है शुद्धिकरण, यानी कि जो इंसान गलत कर रहा है उसको शुद्धि करने के लिए यहाँ भेज दो। और यहाँ पे लाखों लोग मारे। शुद्धिकरण किसका किया गया? पार्टी का, सेना का, नौकरशाही का, बुद्धिजीवियों का, और उन लोगों को का जिनको वो राजद्रोही या देशद्रोही बताया। मतलब स्टालिन को बोल दिया तो देशद्रोही हो गया। अभी भी है ना कि भारत कुछ नेता हैं, उनको अगर कुछ बोल दो तो वो नेता को नहीं बोले, वो नेताजी चुनाव में जाके बोलेंगे कि मेरी माता जी को बोल दिया गया देशद्रोही है। वो किसी की माता को बोल सकते हैं नेता से, लेकिन नेताजी को अगर बोल दिया तो जितना इंडिया में चुनाव होगा सब जाकर रोएंगे कि मेरी माता जी का अपमान कर। तो स्टालिन से प्रेरित, स्टालिन को बोलता था तो सीधे भेज देता था द ग्रेट पर्ज में। और इसे ग्रेट टेरर भी कहा गया है, महान आतंकी। किसे? इसी को कहा गया। ग्रेट पर्ज को क्या कहा गया? ग्रेट टेरर। और इसका लक्ष्य था कि पुराने बोल्शेविक नेता लेनिन के सहयोगी और जो कट्टर थे उनको सुधारना, यानी कि लेनिन को के लोगों को भी खत्म करना चाहता। आप सोचो कि सोवियत से बना था तो किस पार्टी से बना था? कम्युनिस्ट पार्टी से बना था, बोल्शेविक पार्टी से बना था। लेकिन 24 के बाद कहीं इतिहास से बोल्शेविक पार्टी का नाम सुनते हो? नहीं, सबको खत्म कर दिया। जैसे वर्तमान में कुछ पार्टियां हैं, अगर उनके खिलाफ छोटी पार्टियां आती हैं तो उनको सीधे सीबीआई रेड, ईडी का रेड जैसी रेड पकड़वा के जो कि उनका परेशान करते हैं। उसके बाद क्या था? लाल सेना, एक रेड आर्मी का फाउंडेशन किया, जिसमें सिर्फ सेना के अधिकारी होते थे और जनरल और मार्शल होते थे। अब इससे क्या हुआ कि सेना दो भागों में बढ़ गई और सेना वहां का कमजोर हो। बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक, प्रोफेसर, कलाकार या इंडिपेंडेंट सोचने वाले लोगों को सीधे भेज दिया। क्या सोचेगा तो सरकार के खिलाफ बोलेगा। कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग या पढ़ा लिखा वर्ग सरकार के सपोर्ट में नहीं बोल सकता है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग का काम होता है भविष्य दिखाना। सरकार अच्छा भी करे तो उससे भी अच्छा करे वो, इसके लिए वो हमेशा नहीं बोले। तो वैसे लोगों को सीधे भेज देता था द ग्रेट पर्ज, यानी कि उसको था कि भाई मेरी भक्ति करो। पर्ज की विधि क्या था, यहाँ भेजने का तरीका क्या था? तो 100 ट्रायल्स, झूठे मुकदमे कर, झूठा मुकदमा कर देता। उसके बाद जबरदस्ती उस पर इतना रेट बनवाता कि उसको बोलता कि एक्सेप्ट करो, तो जो केस किया उसको पिटवा पिटवा के उससे स्वीकार करवा देता। जैसे आज चांदनी पे केस कर दिया, चांदनी में केस किया कि कानू मोहल्ला से यहाँ आ रही थी, उसके बीच में एक ट्रेन गुजर रहा था रेलवे क्रॉसिंग से, एक ट्रेन को उठा के अपने घर ले गए। अब ये तो मजाक ही लगेगा, उसके बाद इसको अरेस्ट किया जाएगा, इसको रूम में बंद करके पैर के सिले पर सुता दिया जाएगा, और उसके बाद नमक डंडा में लगा के मारा जाए। और जब जैसे ही कैमरा चालू रहेगा, जैसे ही हम बोली हाँ, तो बाकी वीडियो हटा के और इस वीडियो को लगा दिया जाए कि हाँ एक्सेप्ट कर ली, हम ट्रेन हट देंगे। अभी ट्रेन लगा ही नहीं है तो ट्रेन देगी कहाँ से? तो उसकी तो क्या होगा, या तो उसको फांसी दे दिया जाएगा या गुलाग में इसको खेल दिया जाएगा। हाँ, गुलाग हमेशा आता है, हर एग्जाम में गुलाग पूछा है कि गुलाग क्या है। तो गुलाग जो है उसका श्रम शिविर था, जैसे ग्रेट पर्ज है ना, वैसे ही एक शिविर था, उसको बोला जाता था गुलाग। और बहुत सारे ट्रायल करवाया, मॉस्को ट्रायल कराया, जियोनिम ट्रायल कराया, कोमनेव ट्रायल कराया, बुखारिन जैसे नेता को दोषी किया मॉस्को ट्रायल करके। और वहां पे मॉस्को ट्रायल में जिनोवेव, कोमनेव और बुखारिन जैसे बड़े बोल्शेविक नेताओं को दोषी घोषित कर दिया, इन्हें तो ही किए। अब सबको भेज दिया कहाँ?
हाँ, और इसका कारण क्या था? तो ऐसा काम कौन नेता करता है? जिसको अंदर से डर होता है सत्ता खोने का डर। अक्सर देखोगे कि जो जो नेता हाँ, मैंने से डरे हुए होते हैं, वो चुनाव में जब जाएंगे किसी भी देश में, तो वहां पे वोट नहीं मांगेंगे। वहां बोलेंगे कि मेरी माता जी को ये बोल दिया, मेरे पिताजी को ये बोल दिया, उसके पिताजी ने ये किया था, उसके दादाजी ने ये किया था। वो कभी भी देश का विजन नहीं बताएंगे कि हमको आगे क्या करना है। वो इतिहास को ढंग टटोलेंगे। 1950 में क्या हुआ था, 1857 में क्या हुआ था। तो उनको पता है कि पब्लिक जाग गई तो हार है। अब हम अमेरिका में चले जाओ, कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, ट्रम्प यही करता था। तो इसको पहला कारण था ग्रेट पर्ज का कि सत्ता खोने का भय है। इसको डर लगा रहा था कि मेरी सत्ता न चली जाए। दूसरा था कि विपक्ष और आलोचक न हो, हम लोग हो गए तो उनको खत्म करो, कोई विपक्ष ना बचे। तीसरा था कि आई एम अ गॉड, मैं जो हूं वही हूं, बाकी कोई नहीं है। और इसका परिणाम क्या हुआ कि स्टालिन का सत्ता मजबूत हुआ और केंद्रीयकरण बढ़ा। लेकिन इसका नुकसान भी हुआ कि लाखों लोग मार दिए गए या कैद कर दिए गए। भय और आतंक का माहौल था। सैन्य कमजोर हुआ, प्रशासन कमजोर हुआ, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो कूट कूट के हुआ। मान लो कि मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है और वहां जो बैठे हुए हैं मानो उनको खाना ही नहीं मिल रहा है, लंचे नहीं मिल रहा है। तो मानव का पहला अधिकार बोलने ना है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाना है। और कार्यक्रम में जितने लोग बैठे होते हैं उनको लंच भी नहीं मिलता। तो ये क्या है? मानवाधिकार दिवस हुआ, ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ। मानव का पहला अधिकार है खाना पे, रोटी कपड़ा मकान। तो वहां पे बाद में क्या हुआ कि तो ये था आपका स्टालिनीकरण। अब इसी को खत्म करने के प्रयास करते हैं डिजिटालीकरण। तो डिजिटालीकरण कौन शुरू किया? निकिता खुश्चेव। तो उस जब उनकी मृत्यु हो गई तो निकिता खुश्चेव इनके तानाशाही, आंतन, व्यक्ति पूजा को समाप्त करने के लिए डिजिटालीकरण की नीति आई। आप अगर पीवाईक्यू पढ़ रहे होंगे तो उसमें डिजिटालीकरण क्वेश्चन लिखा होगा। तो डिजिटालीकरण क्या है? तो डिजिटालीकरण का अर्थ है स्टालिन की नीतियों और कार्यशैली को क्रमिक दूर करना, धीरे धीरे क्रम से खत्म करना, दूर करना। यानी कि यहाँ पे व्यक्ति पूजा का विरोध, दमनकारी नीति का आलोचना, प्रशासनिक और सामाजिक उदारीकरण की करना। तो 1956 में कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां कांग्रेस हुआ। कांग्रेस मतलब सम्मेलन, 20वां कांग्रेस हुआ था, जिसमें खुशियों का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसको सीक्रेट स्पीच के नाम से जाना जाता है। पूछेगा 1956 के 20वें कांग्रेस में निकिता ने कौन सा भाषण दिया है? तो इसको बुलाया जाता है सीक्रेट स्पीच। सीक्रेट, हाँ, गोपनीय भाषण। और इसमें स्टालिन के अत्याचारों का सार्वजनिक तौर पे वो खुलासा है कि स्टालिन ने अपने टाइम में क्या क्या किया है, उसका वो सब कुछ पोल खोल के रख दी। जितने सीक्रेट थे सबको सामने लिए। तो व्यक्तित्व पूजा का अंत हुआ, स्टालिनवाद को हटाकर वोल्गोग्राफ लाया गया। स्टालिनवाद को वोल्गोग्राफ के नाम से ट्रांसफर किया गया। गुलाब के में जो श्रम शिविर में जितने मजदूर बंद थे उनको सबको रिहा कर दिया गया, जो लाखों लोग थे। लाखों राजनीतिक कैदी थे उनको अरेस्ट किया गया। और गुप्त पुलिस की शक्तियों में कटौती की गई। गुप्त पुलिस था बनाया उसका, उसके पावर को कम किया गया। आर्थिक नीति में बदलाव किया गया, भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया, और विदेश नीति में भी स्टालिनवाद को खत्म किया। तो कहने का मतलब है कि स्टालिनीकरण और डिस्टालिनीकरण मंत्र क्लियर समझ में आ गया होगा। पॉइंट भी मैंने बता ही दिया है। अगर आप लिखे हुए तो ठीक है, नहीं तो वीडियो देख के लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक की धर्म नीति। उससे पहले क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइए कि सोवियत संघ का विघटन का क्या कारण? हाँ, बहुत सारे कारण थे। क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए मैं फिर से पूछ दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। तो एक कारण था स्टालिनवादी संगठन की विफलता, ठीक है। दूसरा कारण था
कि सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार, जितने नौकरशाह थे वो करप्ट हो गए थे और भ्रष्टाचार उसमें फैल गया था। आर्थिक असंतोष के कारण रहा होगा, आर्थिक असंतोष। फिर योग्य नेतृत्व का अभाव, सबसे इम्पोर्टेंट वो हर चीज में होता है, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो तो वही था। अगर आपका राजा निकम्मा हो तो देश बर्बाद होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि भाषण से पेट नहीं भरता है, पेट भरने के लिए राशन की आवश्यकता होती है। भाषण तो लोग दे देते हैं कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, कितने लोगों को मिला पता नहीं, फाइनली 80 करोड़ लोगों को राशन 5 किलो राशन देना पड़ता है। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने वाले लोग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की चिंता रखे हुए हैं। लोग बोलते हैं भाषण में कि हम जितना काला धन है स्विस बैंक से वापस ले आएंगे, पता चला कि इंडिया के लोग पैसा लेके स्विस बैंक चले जा रहे हैं। विजय माल्या हो गए, ललित मोदी हो गए, पैसा लेके चले गए। तो आर्थिक असंतोष से कारण था, योग्य नेतृत्व का अभाव के कारण था, एक नस्लीय राष्ट्रवाद का उदय। जहां नस्लीय राष्ट्रवाद आता है, यानी कि जैसे हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, तो उस देश का विनाश तय है। तो सोवियत संघ के विघटन का कारण नस्लीय राष्ट्रवाद का उदय भी था। छठा कारण था मानव पूंजी की हानि। सब काम अगर मशीन करने लगेगा तो मानव क्या करेगा? तो फिर यहाँ भी एक कारण बनेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप खाइएगा क्या? तो नहीं खाइएगा, तो फिर आपके अंदर भी क्रांति की भावना बस। और सातवां कारण था पाश्चात्य उदारवाद का प्रभाव, यानी कि पश्चिमी देशों का जो प्रभाव था, ये सातवां कारण है। उदार, तो सोवियत संघ के बैठने का कारण लिख लीजिएगा। ओके, इसको ब्रीफ करना पड़ेगा सबको, सातों को बना लीजिएगा अपने से। सातों कम से कम 2-2 लाइन लिखिएगा, 3-3 लाइन, तब ना पेज भरेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अशोक की धम्म नीति पर प्रकाश डालना। तो अशोक का धम्म नीति जो है, ये सभी धर्मों का सार कहा गया है, यानी कि इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने धर्म उस समय प्रचलन में रहे होंगे, बौद्ध, जैन, सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया गया, जिसको कहा गया धम्म नीति। यानी कि मानव के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने वाला मार्ग को हम लोग धम्म नीति। और ये कब होता है? 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के पश्चात, क्योंकि वहां पर काफी रक्तपात होता है और सम्राट अशोक को ये झकझोर कर उनके उसके मन को द्रवित करने। तो धर्म नीति में क्या है? तो उसके प्रमुख धार्मिक सिद्धांत हैं कुछ, जैसे संयम। प्रमुख सिद्धांत में है संयम, वाक शुद्धि, पहले आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, उसके बाद आपके बोलने पे नियंत्रण होना चाहिए, वाक शुद्धि। दृढ़ भक्ति, भक्ति हो तो दृढ़ता के साथ हो। उसके बाद है शौच, साधना, कृतज्ञता, दया, दान, सत्य, माता, पिता, गुरु और वृद्ध जनों की सेवा, शत्रुता, बंधु बांधवों, ब्राह्मणों, श्रमणों, दीन दुखियों आदि को प्रतिदिन दान, उचित सत्कार, यानी कि उसने उसे ही अपनाया जो इंसान को ऊंचा उठाते। आपके गुरु, ब्राह्मण, गरीब, संत, माता पिता, आपको आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? पेरेंट्स का होता है, मम्मी पापा। उसके बाद आपके टीचर्स का, उसके बाद जो संत साधु होते हैं इनके विचारों का। तो ये कहा कि उनके प्रति हमेशा सेवा का भाव और जरूरतमंदों को हमेशा दान दो, ताकि उनको कोई समस्या न हो। सद्गुणों पे जोर दिया। और एक लाइन है, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा परमो धर्म किसका कथन है? सम्राट अशोक का। इसने कहा सहिष्णुता, श्रद्धा के साथ अहिंसा ज्यादा जरूरी है, यानी कि आपके अंदर जो क्रोध है, अहंकार है, इसको खत्म करना हो। उसके बाद
व्यवहारिक कर्म, व्यवहारिक धर्म में उन्होंने कहा कि आचरण में शुद्धता जरूरी है, कर्मकांड जरूरी नहीं है। अगर आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत नियम कानून की जरूरत नहीं है। आजकल क्या होता है, पूजा पाठ होता है, कर्मकांड होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान किस चीज को होता है, फोटो और वीडियो बनना चाहिए। आरती हो रहा है तो आरती का उच्चारण हो चाहे ना हो, मुंह ऊपर ऊपर लिपसिंग होगा और वीडियो बनते रहे। भगवान जी उधर है और मुंह हिल रहेगा। कभी कभी तो ऐसे सब करवा लेता है, जबकि भगवान की तरफ पीठ नहीं होना चाहिए। तो अशोक का कहना था धम्म नीति में कि कर्मकांड जरूरी नहीं है, आपके आचरण की शुद्धता जरूरी है। एक भक्ति संत ने कहा भी था कि मन सच्चा तो कठौते गंगा, मन सच्चा तो कठौते गंगा। आई थिंक संत रविदास रविदास हाँ? रविदास ने कहा, क्योंकि लोग उसको चिढ़ाते थे और वो पूजा जो है अपने कठौत में ही करता था। तो बोला कि मन सच्चा तो कठौते गंगा, गंगा में वहीं प्रकट थी। तो कहने का मतलब है कि इसने कहा कि धर्म जो है वो का व्यवहारिक रूप है। माता का, पिता का, बंधु का, बांधव का, मित्र का, साथी का, गुरु का, दास का, सभी का सेवा करो, भक्ति करो और ईश्वर तुम्हारे सामने है। लेकिन यहाँ क्या है, ईर्ष्या है, तृष्णा है, जलन है। तो अशोक की धर्म नीति के मुख्य बिंदु समझ में आ गए। और एक इसमें था असहिष्णुता की भावना, यानी कि सबको सांस लेने की भावना। यहाँ पे सहिष्णु होना। अगला क्वेश्चन है, उदासीनता रेखा क्या है? उदासीनता रेखा क्या है और इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका अथवा करके भी क्वेश्चन पूछता है कि उदासीन वक्र की विशेषताओं की व्याख्या। तो उदासीनता रेखा जो होता है, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों, उदासीनता रेखा दो वस्तुओं, यानी कि कोई दो प्रोडक्ट ले लो, आम और केला ले लो, आम और सेब ले लो, दो वस्तुओं की विभिन्न संयोगों को दिखलाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करने वाले। यानी कि यहाँ पे दो संयोग को दिखाया जाएगा जिससे कि आपको दोनों को प्रयोग करने से समान संतुष्टि मिलेगी। सपोज करो कि जैकेट आपके पास एक तो है ब्लैक है, ब्लू है, दोनों आपको पसंद है, तो पहनने के बाद दोनों से संतुष्टि आपको मिलता है। तो उदासीनता रेखा इसी को दिखाता है। यानी कि ऐसी स्थिति में जो उदासीनता रेखा है ये हमेशा तटस्थ रहेगा, क्योंकि आपको दोनों पसंद है, दोनों संतुष्ट हो रहे हैं, तो वो तटस्थ रहेगा, बदलेगा नहीं। यही कारण है कि इस उदासीनता रेखा या इसी को तटस्थता रेखा भी कहते हैं। हाँ, उदासीनता रेखा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, विशेषता। उदासीनता की रेखा एक या उससे अधिक हो सकती है, पहली विशेषता। उदासीनता रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि प्रत्येक उदासीनता रेखा उपभोक्ता के लिए अलग संतुष्टि प्रदान करेगा। ब्लू वाला अलग संतुष्टि देगा, काला वाला अलग संतुष्टि देगा, रेड वाला अलग देगा, तो एक दूसरे को काटेगा नहीं। तीसरा है कि उदासीनता रेखा नीचे से बाएं दाहिनी ओर झुकी होती है, नीचे से जाएगी बाएं दाहिनी ओर झुकी हो, नीचे से ऊपर बाएं, और दाहिनी ओर झुकेगी ऊपर से। ये अगला पॉइंट जो है ये एमसीक्यू के लिए ध्यान दीजिएगा, ये एमसीक्यू पूछता है उदासीनता रेखा मूल बिंदु की उन्नतोत्तर होती है। ये पूछता है कि मूल बिंदु की कैसी होगी, तो उन्नतोत्तर होगी, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा।
उदासीनता रेखा का एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। मूल बिंदु से और उदासीनता रेखा किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करती है। तो ये था आपका उदासीनता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भूगोल से। लौह अयस्क के प्रकारों को बताइए। तो लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है? बस। तो आपको इसके लिए लिखना होगा कि लौह अयस्क भारत का एक आधारभूत खनिज है, उसी पे हमारा सिस्टम टिका हो। आधारभूत खनिज है जिसके प्रकार निम्नांकित हैं या निम्नलिखित हैं। हम लोग इसके 5 प्रकार हैं। कौन कौन? तो हेमेटाइट 1, मैग्नेटाइट 2, क्वार्टज 3, लिमोटाइट तथा सिटेटाइट दोनों एक ही होता है 4, और लैटेराइट 5। तो लौह अयस्क के ये 5। फिर से नाम बोलना पड़ेगा, लिख लीजिए। हाँ, ओके। अगला क्वेश्चन है कृषि से क्या अभिप्राय है। सब लोग हम लोग भारत में कृषि प्रधान देश में रहते हैं, तो कृषि से है तो अभिप्राय तो पता ही होगा। कृषि से क्या अभिप्राय है और कृषि विकास किन कारणों पर निर्भर है। तो भूमि को जोतने, फसलें उगाने तथा पशुओं के पालन पोषण के विज्ञान और कला को कृषि का, यानी कि खेत की जुताई, फसल का उत्पादन, पशुपालन के लिए जो हम अपना आर्ट लगाते हैं या जो उसमें साइंस लगाते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती होती है और पौराणिक तरीके से भी होती है। तो इसी सिस्टम को हम कहते हैं कृषि। कृषि का विकास बहुत से कारणों पर निर्भर है। जैसे सबसे पहला कारण है प्राकृतिक कारण। तो प्राकृतिक कारण में क्या होगा? तो सबसे पहले कृषि योग्य भूमि की जरूरत पड़ेगी। अच्छा भूमि होगा, उर्वरा भूमि होगा तभी ना खेती होगा। तो प्राकृतिक कारण में पहला क्या है? कृषि योग्य भूमि। भूमि तो सब जगह है, कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। दूसरा, जल। बिना सिंचाई की खेती संभव है नहीं, जल की उपलब्धता। तीसरा, जलवायु अनुकूल होना जरूरी है। जब तक एटमॉस्फेयर साथ नहीं देगा खेती नहीं संभव है। और चौथा, मृदा की उर्वरकता। मिट्टी का जो ताकत है वो होना चाहिए। तो प्राकृतिक कारण में 4 बिंदु हो गए। उसके बाद आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या क्या चाहिए? तो आर्थिक कारण चाहिए पूंजी की उपलब्धता, श्रम की व्यवस्था और साधनों की उपलब्धता। ये आर्थिक कारण है। और एक कारण है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण में क्या है कि आधुनिक उत्पादन प्रणाली का विकास हो, कृषि विज्ञान का विकास हो और सरकारी नीतियां भी बहुत कुछ मायने रखती हैं। तो ये है आपका कृषि के विकास के 3 मुख्य कारण। साक्षरता क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन है साक्षरता से आप क्या समझ। ये आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सत्य का दिखना और ओझल होना। सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है? ये किस चैप्टर का है? ये सत्य विष्णु खरे द्वारा रचित कविता है सत्य, इससे लिया गया है। तो सत्य का कोई सार्वकालिक रूप नहीं होता है, कोई स्वरूप नहीं होता। सत्य का कोई सार्वकालिक स्वरूप नहीं होता है। यह काल, व्यक्ति और संदर्भ के साथ बदलता है। अभी दिन है, ये सत्य है।
लेकिन यही सब रात में असत्य है। अभी दिन है बोल दिए तो ये सत्य है कि अभी दिन है, लेकिन यही वीडियो अब रात में देखिएगा और आप सुने कि अभी दिन है तो ये असत्य हो जाएगा। तो क्यों? काल के साथ ये बदल गया। तो काल के साथ, व्यक्ति के साथ और संदर्भ के साथ हर शब्द का मीनिंग चेंज हो जाता है। संदर्भ में भी अलग अलग चीजों को अलग अलग प्रमाणिकता देता है। ठीक है, तो सत्य सदैव हमारे साथ आंख मिचौनी खेलता है। कभी हम इसकी एक झलक देखते हैं तो कभी दूसरे ही क्षण वो हमारे साथ उसका दूसरा रूप दिखाता है। तो इसीलिए कभी कहा है कि सत्य जो है वो दिखता है और ओझल हो जाता है। कभी कौन है? विष्णु है। एक अगला क्वेश्चन है, What made Mr. Hamel cry towards the end of his last lesson? हैमल रो रहे थे क्या? तो वो क्यों इमोशनल हो गए थे, क्यों रो रहे थे अपने आखिरी अध्याय के लिए? क्योंकि वो वहाँ 40 साल से पढ़ रहे थे और वहाँ से जाना शुरू हुआ। वो आखिरी दिन था। 40 साल से पढ़ा रहे थे। मिस्टर हैमल cried towards the end of his last lesson. वो अपने आखिरी अध्याय के दिन रोने वाली स्थिति में थे, इमोशनल थे, because he loved the French language and felt pity for the villagers. तो उनको अपनी भाषा से, फ्रेंच लैंग्वेज से प्यार था और pity for the villagers, वो अपने गांव वालों के प्रति उनका दया था। पीटी मतलब दया, हाँ वही स्नेह, माफी चाहिए, स्नेह, वो स्नेह था, प्यार था। तो दया भाव प्यार अपने गांव वाले के प्रति था और अपने भाषा के प्रति भी उनको बहुत सारा प्यार था। As they would not be able to learn their mother language and tongue any longer, तो जो उनकी मातृभाषा थी उसके बाद वो कभी भी उसको नहीं पढ़ा सकते थे, इसलिए उनकी आंखों में आंसू और मन में भाव भर गए। ठीक है, पढ़ाओ मिस्टर हैमल cried towards the end of his last lesson. तो वो अपने आखिरी क्लास के समाप्ति आखिरी अध्याय के समाप्ति के समय भावुक हो गए, उनको उनकी आंखों से आंसू निकल गए, वो बस रोने को आ। ठीक है, बिकॉज क्योंकि he loved the French language, वे अपने भाषा को प्यार करते थे, and felt pity for the villagers, और वो अपने गांव वालों के लिए उन पे दया आ रहा था, उनके लिए स्नेह आ रहा था। ठीक है, as they would not be able to learn, इसके बाद वो पढ़ाने के लिए एबल नहीं थे। क्या? their mother tongue, मातृभाषा, एनी लॉन्गर, लंबे समय तक वो उस भाषा को नहीं पढ़ा जिसको वो 40 सालों से पढ़ाते आए थे। देखो अपनों को खोने का तो गम होता है, उनको भी। फिर आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली क्लास।